Okay, everyone. In the last lecture, we had completed 1991 तक का era. 1991 में reforms दो तरह के आए थे, structural और stabilization reforms. That is what we had discussed. Now, moving further, कौन-कौन से reforms आए थे? Fiscal reforms are extremely important क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. कौन-कौन से फिस्कल रिफॉर्म्स हैं ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है. बेटर टैक्स कंप्लायंस बेटर हो पाए, ये दैट वाज द फर्स्ट फिस्कल पॉलिसी कि ज्यादा लोग टैक्सेस प्रॉपरली भरें. रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड वाज गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना चाह रही थी. थर्ड, रिड्यूस सब्सिडीज, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करने के लिए और क्या करती, सब्सिडीज कम कर देती. देन डिसइन्वेस्टमेंट्स वाज वन ऑफ द मूव जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेचे थे, किसको, प्राइवेट सेक्टर को. डिसइन्वेस्टमेंट का यही मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स किसे बेचता है, प्राइवेट सेक्टर को बेचता है. इससे पब्लिक सेक्टर के हाथ में पैसे आते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है. देन एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, दीज वर ऑल दी फिस्कल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट के एंड पे किए जाते हैं. Coming on to next, that is monetary and financial sector reforms. Monetary and financial sector reforms में मेन रोल आ जाता है आरबीआई का. Money policy is framed by RBI, whereas fiscal policy is framed by government. ठीक है. तो monetary and fiscal financial reforms में क्या क्या चीजें हुई थी. सबसे पहले इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन. पहले आरबीआई का बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, आरबीआई डिसाइड करता था क्या पॉलिसीज होंगी विथ रिलेशन टू इवन इंटरेस्ट. लेकिन अब ये रोल दे दिया गया था किसको, बैंक्स को. न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री अलाउ कर दी गई थी. देन रिड्यूस्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जितना रिजर्व रखना पड़ता था बैंक्स को आरबीआई के पास, उसका रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन बट पाए. लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक लाइसेंसिंग, पहले एक्सपांशन ऑफ बैंक ब्रांचेस पे भी लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं था. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ बैड डेट्स बाय बैंक्स. कितना बैड डेट हुआ है ये बैंक्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड दिस फॉर दिस द कमिटी रिस्पॉन्सिबल वाज नरसिम्हा कमिटी. ओके, नरसिम्हा कमिटी ने ये सजेशन दिया था. ओके, इट वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमिटी, एग्जाम में आ चुका है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट की बात करें तो मेनली स्टॉक मार्केट की बात हो रही है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का. सेबी कब आई थी, 1988 में, लेकिन उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में. सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, जो जो भी ये पॉइंट्स हैं ये तुम्हें अंडरलाइन करने हैं इन योर नोट्स, because these are important pointers which can be covered in exam. Coming on to next, that is न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में नई आ गई थी. उसके हिसाब से डी लाइसेंसिंग हुआ था. पहले ऐसी 18 इंडस्ट्रीज थी जिसमें लाइसेंस का जरूरत होता था, जिसे रिड्यूस करके अब कर दिया गया है ओनली 5 इंडस्ट्रीज. ड्रग्स, अल्कोहल्स, अल्कोहल, सिगरेट, और ड्रग, फार्मा, हजार्डस केमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की जरूरत है स्टिल, जो भी डेंजरस हो सकती हैं टू ह्यूमन हेल्थ. ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजों के लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं है. डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर को डी रिजर्व कर दिया गया था. पहले ऐसी 8 इंडस्ट्रीज थी जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही एंटर कर सकता था, जिसे रिड्यूस करके कर दिया था 2, रेल एंड एटॉमिक एनर्जी. एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो था वो आया था 1969 में, जिसे रिप्लेस किया था किसने, कंपटीशन एक्ट ने, ऑफ 2002. ठीक है. डी रिजर्वेशन, बेटा यार देखो, एमआरटीपी एक्ट केम विद एन इंटेंशन कि हमको मोनोपोली नहीं लानी है. लेकिन अगर मोनोपोली नहीं लानी है तो इसके लिए कंपटीशन प्रमोट करना जरूरी था. तो जब तक कंपटीशन नहीं आएगी और आप कुछ ही प्लेयर्स रख रहे हो मार्केट में, तो मोनोपोली कम नहीं हो सकती, मोनोपोली और बढ़ेगी ही. ठीक है. डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई, एसएसआई को डी रिजर्व कर दिया गया. पहले ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो एसएसआई के लिए ही रिजर्व थी, लेकिन अब इन्हें डी रिजर्व कर दिया गया था. यानी कि अब इन इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर सेक्टर में लार्ज स्केल भी एंटर हो सकता था. ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर एफडीआई,
ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं थी एफडीआई मंगवाने के लिए। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हो तो इसके लिए पहले परमिशन लगता था, लेकिन अब एफडीआई वाज परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन मेनी सेक्टर्स। एफडीआई अभी भी 4 सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है: रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इन चारों में एफडीआई इज नॉट परमिटेड स्टिल। Then in 1990-91, highest tariff rate was 355%. अगर आप इंपोर्ट करते हो तो हाईएस्ट टैरिफ कितना चला गया था? 355% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन जिसे रिड्यूस कर दिया गया था टू 10% इन मेजोरिटी सेक्टर्स। मैक्सिमम सेक्टर्स में 10% ही रह गया है कस्टम ड्यूटी रेट। रुपी डीवैल्यूएशन, याद रखना, दिस इज डीवैल्यूएशन। हमारी कंट्री में जानबूझकर गवर्नमेंट ने रुपी का वैल्यू गिराया था। कितना परसेंट से? 18% से। डिप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है, लेकिन डीवैल्यूएशन इज डन बाय गवर्नमेंट। व्हाई डिड गवर्नमेंट डू दिस? गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो। जब भी आपकी करेंसी वीक होती है, बाहर के लोग आपकी कंट्री से परचेजेस करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और अगर वो इंटरेस्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री का प्रोडक्शन और सेल बढ़ेगा। 1994 onwards, rupee convertible at market exchange rate on current account। पहले आपको कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए मार्केट रेट पे रुपी कन्वर्टेबल नहीं था। अगर आपको फॉरेक्स चाहिए और आपको रुपी को कन्वर्ट करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस के लिए परमिशन थी कि आप मार्केट रेट पे रुपी को कन्वर्ट कर लो। लेकिन 1994 ऑनवर्ड्स ऐसा हो गया था कि आप मार्केट रेट पे रुपी को कन्वर्ट करवा सकते हो, स्पेशली ऑन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट मतलब, याद है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते थे करंट अकाउंट में? export import of goods, export import of service, and unilateral transfer, one-sided transfer। Coming on to trade policy reforms। Trade policy reforms में सबसे पहला आता है रिमूविंग क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यार हमारी कंट्री इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी फॉलो करती थी। हमारी कंट्री बहुत ही डरी हुई कंट्री थी। वी वर सो स्केर्ड कि हम दूसरे लोगों को हमारी कंट्री में एंट्री नहीं देते थे। ओके, और अगर ऐसा था तो ऐसी सिचुएशन में we did not we placed so many quota and tariff barriers। ठीक है, कोटा और टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगा के बैठे हुए थे। अब ये कोटा और टैरिफ रेस्ट्रिक्शन हमको हटाने की जरूरत थी, राइट? तो रिमूविंग क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहली चीज जब लिबरलाइजेशन आया तो हमने करी वो है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। सेकेंड थिंग वाज मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। वी फॉलोड अ पॉलिसी जिसमें हम ज्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें कर रहे थे। ठीक है, मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मतलब यार आइडियली पॉलिसी शुड हैव बीन नॉट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऐसी चीजें जो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो, आप कोशिश करो कि अपनी कंट्री में ही बनाओ, नहीं। आप ऐसी चीजें बनाओ जिसमें आप बेस्ट हो एंड उसे वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट करो। ठीक है, दैट शुड हैव बीन द आइडियल पॉलिसी आल्सो। ठीक है, देन रिड्यूस इंपोर्ट लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जितने आइटम्स पे लगती थी ना इंपोर्ट लाइसेंसिंग, उनको भी कम कर दिया गया था। तो नंबर ऑफ आइटम्स जिसमें इंपोर्ट लाइसेंस लगता था वो भी रिड्यूस होती जा रही थी। देन नेक्स्ट इज 1991 तक हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे गवर्नमेंट यूज टू फिक्स द रेट एट विच आवर करेंसी वुड बी बॉट एंड सोल्ड। 1991 में डीवैल्यूएशन आया एट द रेट ऑफ 18%। ये अभी देख ही लिया है हमने। फिर 1992 में ड्यूअल एक्सचेंज रेट रेजीम आई। ड्यूअल एक्सचेंज रेट रेजीम क्या होती है? फ्यू इंपोर्ट्स हो रहे थे मार्केट रेट पे एंड थोड़े इंपोर्ट्स हो रहे थे गवर्नमेंट के रेट पे। ठीक है, मतलब जितना भी आप इंपोर्ट कर रहे हो थोड़ा मार्केट रेट पे कर सकते हो, थोड़ा आपको गवर्नमेंट के थ्रू करवाना पड़ेगा। 1993 में वी इंट्रोड्यूस मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों एक्सट्रीम है। फिक्स में गवर्नमेंट फिक्स करती है, फ्लेक्सिबल में पूरा मार्केट फोर्सेस से होता है। लेकिन हमने जो सिस्टम अडेप्ट किया हुआ है दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस चल रहा है। ठीक है, अगर फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस चलता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? करेंसी कितनी भी ऊपर और नीचे जा सकती है। तो इसीलिए आरबीआई टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में इंटरफेयर करता है विद द फ्लो। अगर आरबीआई को लगता है कि हमारी करेंसी का रेट बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ही बढ़ते जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में आरबीआई इंटरवीन करता है और डॉलर खरीदता बेचता है इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि हमारी करेंसी का रेट स्टेबलाइज हो जाए। और उसे बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग। मतलब हम 100% फ्री फ्लोट फॉलो नहीं करते हैं, वी फॉलो मैनेज फ्लो। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अगली चीज पे आ जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स क्या है?
लास्ट 31 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लिया है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट इकोनॉमी वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे रिलाय करने लग गए हैं हम। इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऑटोमोबाइल एंड फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहे हैं काफी स्पीड से। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लग गई है। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ते जा रहा है। हमारी कंट्री के पास अभी कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं? हमारी कंट्री के पास, याद है 1991 में एलपीजी पॉलिसी के पहले केवल इतना ही रिजर्व बचा था कि हम 2 महीने का 2 वीक का इम्पोर्ट बिल पे कर पाते। लेकिन अब हमारे पास 8 महीने का इम्पोर्ट बिल पे करने जितना रिजर्व ऑलरेडी है। देन सर्विसेज में हम ट्रेड सरप्लस जनरेट करें, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें हम सरप्लस जनरेट कर रहे हैं? तो आंसर वुड बी सर्विसेज। Coming on to next, that is pressure on Indian rupee falling in comparison to emerging market economies. हमारा करेंसी गिरते ही जा रहा है. That is a kind of pressure that we are facing currently. Then increased income and aggregate demand, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, poverty reduce हुई है, infrastructure develop हो रहा है, greater efficiency achieve कर रहे हैं with a better technology, right? Reduced agricultural share, एग्रो का शेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन, धीरे धीरे फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइज होने लग गया है। प्रॉब्लम ऑफ लार्ज फिस्कल डेफिसिट, 86% of GDP in 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री का डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है, हमारी कंट्री का बोरोइंग बढ़ता ही जा रहा है और हमने कितना बोरोइंग लेके रखा है? दैट इज 86% ऑफ आर 2022 जीडीपी, एक्सट्रीमली हाई। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज नीति आयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग was formed by replacing Planning Commission on 1st January 2015. Remember Planning Commission 1950 में आई थी और इसे रिप्लेस किया है नीति आयोग ने 2015 में। नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है ऑफ गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग आर इवॉल्व नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, ऐसी चीजें करना दैट आर ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। सेकेंडली, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद स्टेट्स। व्हाट इज meant बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? मतलब स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करना एंड फिर पॉलिसीज फ्रेम करना, मेकिंग प्लान्स। देन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज टू मेक श्योर कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी की चीजें हैं वो पॉलिसी में इंक्लूड हो। पे अटेंशन टू पुअर सेक्शंस को अटेंशन देना। देन डिजाइन पॉलिसी एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, पॉलिसी टाइम टू टाइम डिजाइन करना और प्रोग्रेस चेक करना। देन encourage partnership between key stakeholders and national and international think tanks. One of the important motives is कि पार्टनरशिप क्रिएट करना स्टेक होल्डर्स के बीच में और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। Then create knowledge, innovation and development support system. Development support system create करते जाना। Uh, resolve intersectoral and interdepartmental issues. इंटरसेक्टोरल और इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने के अलावा मेंटेन स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च resource center. Now listen, because it is a think tank, it has to frame policies continuously. So it will have to continuously think on कि क्या नया पॉलिसी हो सकता है जो बेटर हो सकता है for the government as well as for the society, for the economy. So they'll have to continuously research on the new policies going on. Technological upgradation, that is also one of the motives of नीति आयोग। अब इतने सारे पॉइंटर्स याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, एग्जाम से पहले थोड़ा बस रेफर करके चले जाना। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। कमिंग ऑन टू द की इनिशिएटिव्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। की इनिशिएटिव्स में से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है लाइफ, रिप्लेसिंग द करंट यूज एंड डिस्पोज ऑफ इकोनॉमी। यार लाइफ इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग जिसमें आप पुराना प्रिंसिपल यूज एंड डिस्पोज ऑफ इकोनॉमी को रिप्लेस कर रहे हो। एनडीएपी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। इट इज अ गवर्नमेंट डेटा एक्सेस सोर्स।
यहाँ पे जाकर आप गवर्नमेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हो, नाम से क्लियर हो रहा है ना, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। देन शून्य एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इम्प्रूव करने के लिए आया था एयर क्वालिटी बाय प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन ई अमृत इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया पॉलिसी इंसाइट एक और चीज है ऑफ नीति आयोग। मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम से तो इन लोगों ने अंदर का डिटेल भी पूछ लिया, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। परसेंटेज रिडक्शन क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? परसेंटेज रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट बिल, then greenhouse gas emissions, converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. These are the three objectives. Okay. अब उस इन लोगों ने पूछा था इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो तीन तो ये पॉइंट दिए और एक दूसरा पॉइंट दे दिया था, तो वो पॉइंट डेफिनेटली वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट ये तीन पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की बात नहीं की जा रही है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट मतलब यार ऐसी इंडस्ट्रीज जो तुम्हें लगता है, ऐसे सेक्टर्स जो तुम्हें लगता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उनका वो पोटेंशियल ग्रैब करने की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ नीति आयोग। सबसे पहला लिमिटेशन है एक्सटेंशन फ्रॉम exclusion from budgeting process. Your Ministry of Finance has got extremely important role in making budgets, preparing budgets rather than Niti Aayog. So that indicates कि Niti Aayog का supplementary role रह गया, it is not a main role. And secondly, less autonomy and does not produce national plans. इसको बहुत ही कम freedom दिया गया है और national level के plans में, as I told you, Ministry of Finance has got an important role rather than Niti Aayog. Now coming on to next, that is current state of Indian economy. Currently कैसी है हमारी इंडियन इकोनॉमी? तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पाइल्स, जूट एंड स्पाइसेस। इंपॉर्टेंट डेटा। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम किसके? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगरकेन, व्हीट, राइस एंड शुगर। इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट सिक्स लार्जेस्ट है। मेजर प्रोड्यूसर है हम ऑफ मिल्क एंड व्हीट। वी ऑल नो, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। 47% पॉपुलेशन लगी है एग्रीकल्चर में, ये एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। 18.8% ही कॉन्ट्रीब्यूट करी, इमेजिन 47% जनता, ऑलमोस्ट आधी जनता एग्रीकल्चर में लगी है, और जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ला रही है? केवल 18.8%, वेरी लेस। देन 3.5% का ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, जो बहुत ही कम है। अगेन कमिंग ऑन टू द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं? सबसे पहला है ऑगमेंट क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। देन एमएसपी ऑफ 23 mandated crops fixed at 1.5 times of all India weighted average cost of production. Very important, एग्जाम में आ चुका है। 1.5 टाइम्स एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने कितने पे फिक्स करी है? दैट इज 1.5 टाइम्स। ओके। देन promote investment in infrastructure through agri infra fund, 100% FDI in marketing of food product। मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट में कितना एफडीआई आ चुका है? दैट इज 100%। देन इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशंस किए हैं? सबसे पहले पीएम किसान योजना आई है, दैट प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। देन सेकेंडली एनुअल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स आया है। पीएम किसान एग्जाम में पूछ सकते हैं, या आई थिंक हो सकता है पूछा भी गया हो। या पीएम किसान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। एनुअल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स आ चुका है। एनुअल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, जिसमें नाम से क्लियर हो रहा है, दिस इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स, कि अगर उनकी क्रॉप खराब हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में दे कैन क्लेम इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए भी मिशन आ चुका है। प्रोविजन फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड्स। सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रोविजन रहता है, जिसमें सॉइल का हेल्थ, क्वालिटी, फर्टिलिटी के बारे में पता लग सकता है, एंड वो सॉइल किस चीज को ग्रो करने के लिए फिट है, वो भी पता लग सकता है।
परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए है, एग्जाम में आ चुका है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर। इंफ्रा डेवलप करने के लिए ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स ही लगेंगे। देन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने की जरूरत है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब अगेन एक ड्रॉप ऑफ वाटर से ज्यादा आउटपुट जनरेट हो पाए, इसको टारगेट करना चाहिए क्योंकि सून वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। सेटअप माइक्रो इरिगेशन फंड, छोटे छोटे इरिगेशन फंड सेटअप करने की जरूरत है। ई नाम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ई नाम एक पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क्स एपीएमसी मंडीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो होती है ना, जो एग्रो रिलेटेड सामान बेचते हैं खरीदते हैं, उनको सबको लिंक करने के लिए ये एक ई नाम करके प्लेटफॉर्म आया है। पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है ये, एपीएमसी मंडीज को कन्वर्ट करवाता है टू क्रिएट यूनिफाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। किसान रेल आ गई है फॉर फार्म लॉजिस्टिक्स। देन स्टार्टअप इकोसिस्टम सेटअप करने की जरूरत है जहाँ पे अलग अलग इनोवेशन हो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं इश्यूज इन एग्रीकल्चर की, तो क्या क्या दिक्कतें हैं स्टिल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा ये एकदम बेसिक दिक्कतें हैं जो तुम्हें भी पता है, मतलब ये याद नहीं भी करोगे तो तुम टिक करके आ जाओगे एग्जाम में। जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, सर्वाइवल के लिए ही करते हैं आज भी लोग फार्मिंग। देन मोर एक्सेस, मोर स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल फर्टिलिटी। बहुत हम इस टाइप का चीजें ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर ज्यादा यूज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहुंच रहा है वाटर रिसोर्सेज पे। स्लगिश डाइवर्सिफिकेशन इनटू हायर वैल्यू कमोडिटीज, हाई वैल्यू कमोडिटीज की तरफ बहुत ज्यादा फार्मर्स डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए हैं। इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है। प्रॉपर इंफ्रा एजुकेशन फैसिलिटीज की जरूरत है। डिपेंडेंस स्टिल ऑन मॉनसून्स, पुअर प्राइस वोलेटिलिटी, सॉरी फूड प्राइस वोलेटिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है एग्रीकल्चर के मार्केट में ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को लॉस होता है। इनएबिलिटी टू टैप फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड पावर्टी, बहुत ज्यादा पावर्टी है स्टिल क्योंकि प्रॉपर प्राइसेस नहीं मिलती और एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छे से हम टैप नहीं कर पा रहे। दीज आर ऑल स्टिल द इश्यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंडरी में जीडीपी कंट्रीब्यूशन 30% आ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में मोर देन 50% जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 78% ऑफ द टोटल आउटपुट है ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ये एग्जाम में आ चुका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक था 40th। देन पॉलिसीज टू बूस्ट परफॉर्मेंस, सबसे पहले हमारी कंट्री में जीएसटी आ गया था 1 जुलाई 2017 को। कॉर्पोरेट टैक्स 22% ही कर दिया गया। मेक इन इंडिया मूव लेकर आए थे जिसके थ्रू बाहर के लोग हमारी कंट्री में आके प्रोडक्शन करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोग्राम आया है जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किया है ऑफ प्रोसीजर्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स मतलब इजी प्रोसेस लेके आए हैं जिसके थ्रू बिजनेस आसानी से रन हो पाए। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये एक सोल्यूशन है जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्रूवल चाहिए, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी फॉर्मेलिटीज हो सकती है। पीएम गति शक्ति इज अ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए आया है, एग्जाम में शायद आ चुका है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अगेन टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट चाहिए, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक से दूसरी जगह। देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन फील्ड रीजन्स जो होते हैं विद सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्लग एंड प्ले मॉडल करना चाहते हैं हम। मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रीन फील्ड जो हमने स्क्रैच से बनाए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मुंबई में सक्सेसफुल हो गया है, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी कोई पर्टिकुलर इंफ्रा सक्सेसफुल हो रहा है मुंबई में, तो हम अगर उसे बाकी सारे स्टेट्स में सिटीज में रेप्लिकेट करने लग गए, वक्त सब दूर सेम प्लग एंड प्ले करना है कि हाँ यार यहाँ पे एक जगह पे सक्सेसफुल हो गया तो बाकी जगह पे भी सक्सेसफुल हो ही जाएगा। दैट इज प्लग एंड प्ले मॉडल। फेम इंडिया एग्जाम में आ चुका है। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रोग्राम है ये।
फिर उद्यमी भारत, इट इज टू एम्पावर एमएसएमई, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आने के लिए है, नाम से क्लियर हो रहा है उद्यमी भारत। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील, ये इंश्योर करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। देन 100% एफडीआई परमिटेड है इन सेल ऑफ कोल एंड कोल माइनिंग एक्टिविटीज में। एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड, ये जो आया था 2017 में, इसको रिप्लेस कर दिया है एफआईएसपी ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। पहले का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, अब है फैसिलिटेशन पोर्टल। देन ये एग्जाम में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स 2021 में जो आया है, इट इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। पहले, इसके पहले कौन सा प्रोग्राम था? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो ये 2025 के ही अटेम्प्ट में आया हुआ है, सितंबर 2025, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर it was September और it was May। देन इनोवेशन, इनोवेशन कैसे? इंक्यूबेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप या मेंटरशिप, इन सब के थ्रू इनोवेशन प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। कैसे? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस का टाइप है विथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जिससे कि जो लोग अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाए। सेकेंडली, देयर आर इंक्यूबेशन सेंटर्स, हैंड होल्डिंग, ऐसे बहुत सारे वर्क प्लेस, को वर्किंग स्पेसेस बनी हुई है, जहाँ पे अगर आज की तारीख में यू वांट, यू हैव एन आइडिया एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट, बट यू डू नॉट हैव फंड्स इनफ टू बाय अ कंप्लीट स्पेस एंड प्रॉपर इंफ्रा, तो ऐसे प्रॉपर वर्क प्लेसेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे जाकर आप काम कर सकते हो। आप बता सकते हो आपको 5 लोगों का सीट चाहिए, यू विल गेट अ वेरी गुड इंफ्रा, एंड आपको बस वो 5 लोगों की सीट के लिए रेंट पे करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। दिस प्रमोट्स इनोवेशन। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी इनोवेशन प्रमोट करने के लिए है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू गिव क्रेडिट। देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस 2017 में आया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे अभी इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस भी नहीं बने हैं। कमिंग ऑन टू चैलेंजेस इन दी सेकेंडरी सेक्टर, रिलायंस ऑन इंपोर्ट, अभी भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। देन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस बढ़ते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है अभी भी। एमएसएमईज प्लेस्ड इन लेस फेवरेबल मोड, एमएसएमईज की हालत थोड़ी खराब हो रही है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, जो भी मेट्रोज है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं, वहां पे आपको इंफ्रा लेके काम करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। ट्रेन लेबर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट बहुत ही खराब है हमारी कंट्री का, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं लोग, बहुत काम करवाया जाता है लोगों से। पीएसयूज बहुत ज्यादा लॉसेस में है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी लॉस में है। एग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ मनी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं लोग, जिसकी वजह से लोन लेना मुश्किल हो रहा है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और उसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट मार्केट में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में हम देख रहे हैं, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर। हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम जीडीपी कंट्रीब्यूशन किसी से आ रहा है तो वो टर्शरी से है, दैट इज 53%, एग्जाम में आ चुका है। Among top 10 WTO members in export and import of service, we are among the top 10 WTO members, service के terms में, tertiary के terms में। 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट परमिट कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में, मतलब इसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है अगर टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई लेके आना है तो। एफडीआई इन इंश्योरेंस कितना हो गया है? 74%। एंड वी हैव गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर, मतलब जितना हमारा लेबर लगा हुआ है उसके अगेंस्ट दे आर गेटिंग अ वेरी हाई जीडीपी रिटर्न। इसके साथ ये चैप्टर होता है